ओके, सो विल स्टार्ट विद चैप्टर कॉस्ट। दो बातें हम इस वाले लेक्चर में कवर अप करेंगे। एक तो कॉस्ट क्या होती है एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट कॉस्ट एज वेल एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो द वेरी फर्स्ट थिंग, कॉस्ट क्या होती है? अमाउंट जो एक प्रोड्यूसर स्पेंड करता है किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। सो द अमाउंट इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज सेड टू बी कॉस्ट। एग्जाम्पल लेते हैं कि ये पेन है मेरे हाथ में, इसको बनाने में एक पेन को 8 रुपये लगते हैं, तो 10 पेन में कितने लगेंगे? 80। 100 में कितने लगेंगे? अगर 8 पर पेन की कॉस्ट है तो 100 पेन की 800 एंड सो ऑन। तो जब आप कॉस्ट को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो, प्रोडक्ट जितने आपने प्रोड्यूस करे, तो क्या निकल कर आ जाती है? टोटल कॉस्ट। अब ये दो तरीके की होती हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करी जाती हैं, एक इम्प्लिसिट और दूसरी होती है जी एक्सप्लिसिट। एक में एक्चुअल पेमेंट होती है और एक में एक्चुअल पेमेंट नहीं होती। नाउ यू माइट बी वंडरिंग, सर ऐसी कौन सी कॉस्ट है जिसमें पेमेंट होती ही नहीं है? अब और फिर भी वो कॉस्ट है। अगर आप अपनी खुद की बिल्डिंग पे प्रोडक्शन कर रहे हो, आपने मशीन लगा रखी है, बिल्डिंग आपको बिलोंग करती है, तो क्या आप उसका रेंट रिकॉर्ड नहीं करोगे? आप उसका रेंट क्यों रिकॉर्ड करोगे? क्योंकि अगर आप दो रीज़न की वजह से, पहला रीज़न, अगर आप कहीं और बिजनेस कर रहे होते तो बिल्डिंग पे रेंट देते, हाँ या ना? देते। दूसरा रीज़न, आप टैक्स को सेव नहीं करोगे। अगर कहीं और आप बिजनेस कर रहे होते तो यू वुड हैव पेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड। अब क्योंकि आपकी वो अपनी बिल्डिंग है, तो आप अगर कभी फ्यूचर में कहीं बाहर जाओगे तो आप तो रेंट दोगे ना, तो आपको अपनी बुक्स में वो रेंट की वैल्यू इंक्लूड करनी है जो प्रॉपर अमाउंट हो। ये नहीं टैक्स बचाने के चक्कर में जिस बिल्डिंग का रेंट सपोज टू बी 10,000 आप उसका रिकॉर्ड करो 50,000, वहाँ तो पकड़े जाओगे। तो जो प्रॉपर रेंट आपकी बिल्डिंग का बनता है वो आप रिकॉर्ड करो और उसमें आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बट जब आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो उसमें वो रेंट को आप प्रॉफिट का पार्ट नहीं मानोगे। हालांकि वो कैश आपके पास है, बट इट्स एक्चुअली अ कॉस्ट that is to be recorded in the books of accounts. So it's an implicit cost, जहाँ पर पेमेंट हो नहीं रही है बट वो रिकॉर्ड होगी। आपकी खुद की सैलरी रिकॉर्ड नहीं करोगे? करोगे। आप एक्चुअल पेमेंट लोगे, थोड़ी बहुत लोगे, थोड़ी बहुत आप लेट भी कर दोगे कि चलो रिजर्व पड़ा हुआ है हमारे पास, बट जो आपकी सैलरी बनती है whatsoever 50,000 60,000, तो it is to be recorded in the books of accounts even if you will withdraw or not, it's up to you। बिजनेस में कैश पड़ा है, अच्छी बात है, बट कितनी आपकी सैलरी बनती है? इट इज़ टू बी रिकॉर्डेड। तीसरा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करो कि आप जिस मशीन को यूज़ कर रहे हो वो आपने रेंट पे ली है, तो इसमें क्या आपको एक्चुअल पेमेंट करनी है? येस और नो? बिल्कुल करनी है। किसी और से आपने मशीन ले रखी है, तो इट्स एक्चुअली एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जहाँ पर आपको किसी आउटडोर को पेमेंट करनी है। लेबर को वेजेस देनी पड़ेगी, बिजली के बिल भरने पड़ेंगे, तो वो सब कौन सी कॉस्ट है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। अच्छा, अगर आप बैंक से लोन लो, उस पर इंटरेस्ट दोगे, तो वो कैसी कॉस्ट है? एक्सप्लिसिट। क्या बेटा बैंक वाले बिना इंटरेस्ट के आपको छोड़ देंगे या आपसे इंटरेस्ट लेंगे? तो वो इंटरेस्ट क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। आपने बिजनेस को शुरू करने के लिए अपनी जेब से पैसा लगाया होगा, हाँ या ना? उस पे जो इंटरेस्ट आपका बनता है या नहीं बनता? बिल्कुल बनता है, क्योंकि वो पैसा, नूर बेटा ध्यान दो, वो पैसा अगर आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया तो वो पैसा आपने कहाँ लूज करा? बैंक में एफडी नहीं करवा सकते अब उसकी, आप उसको किसी और स्टॉक मार्केट में या कहीं और अब इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज यू इन्वेस्टेड दैट मनी इन योर ओन बिजनेस। सो उस पर जो आपका इंटरेस्ट बन सकता था, अगर आप वो पैसा बैंक में डिपॉजिट करवा देते, तो उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो आपने कैपिटल लगाई उस पर जो आपका इंटरेस्ट सपोज टू बी है, दैट इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो बिजनेस शुड पे टू हर, क्योंकि उसने बिजनेस में पैसा लगाया तो उसका उतना इंटरेस्ट। पर क्या वो बिजनेस से वो पैसा निकालेगी? तो उसको रिकॉर्ड कर लेगी कि मैंने इतना पैसा लगाया था तो मेरा उस पर इंटरेस्ट इतना बनता है। बात समझ आई? पर अगर उसमें से कुछ पैसा इसने बोरो करा और उस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, क्या वो इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है? अब वो एक्सप्लिसिट है, क्योंकि उसमें उसको एक्चुअली पेमेंट उसको करनी पड़ेगी जिससे उसने लोन लिया। अब जनरली बैंक से लोन लिया जाता है, तो खुद के पैसे का जो इंटरेस्ट है वो भी रिकॉर्ड होगा, और जो एक्चुअली पैसा बोरो करा है उस पर जो इंटरेस्ट है वो भी रिकॉर्ड होगा। मतलब रिकॉर्डिंग हर तरीके की कॉस्ट की होती है, इकोनॉमिक्स में भी और अकाउंटेंसी में भी। वेदर देयर इज एक्चुअल कॉस्ट इन्वॉल्व और वेदर देयर इज नो एक्चुअल कॉस्ट इन्वॉल्व एट ऑल, इट इज टू बी रिकॉर्डेड बिकॉज ऑफ द पर्पस ऑफ टैक्सेस एंड फॉर एक्यूरेट कैलकुलेशन। एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि ना आजकल ना ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन से ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस पूछा जाता है। सो इम्प्लिसिट कॉस्ट ओनर की सर्विसेज की जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है जो वो रिकॉर्ड करेगा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो एक्चुअल कॉस्ट है जो आपके बाहर के लोगों को जाएगी। इम्प्लिसिट कॉस्ट जिसमें मनी इन्वॉल्व होगा नहीं, बस रिकॉर्डिंग होगी कि अपनी इतनी सैलरी बनती है, अपनी बिल्डिंग है तो इतना रेंट बनता है, ठीक है, अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करिए, हमारा इतना उस पर इंटरेस्ट बनता है, इसमें पेमेंट होगी भी, लेबर को वेजेस देनी पड़ेगी, बिजली के बिल देने पड़ेंगे, बाहर से लोन लिया तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एग्जाम्पल, खुद की कैपिटल का जो इंटरेस्ट बनता है, खुद की सैलरी, फिर आ जाता है जो बाहर वाले को रेंट दिया वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। अगर आपने बाहर के लोगों को सैलरीज दी तो वो एक तरीके की एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। तो ये आउटडोर पेमेंट है, ये आपकी सेल्फ एक्सपेक्टेड एज्यूम्ड इम्प्यूटेड कॉस्ट है।
अब न्यूमेरिकल जो मैं आपको अभी कोशिश कर रहा था समझाने की, सो एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेट इट गेट ओपन, तो ये रहा। इसमें पैसा कितना इन्वेस्ट हुआ है 10 लाख, 10 लाख में से खुद जेब से कितने डाले 5 लाख, और बाकी के 5 लाख हमने उधार पे लिए, कितने इंटरेस्ट पे 10%। तो अगर ओनर ने सिंपल भाषा में बोले तो अगर 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए का लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट जाना है 10%, तो एक साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5 लाख का 10% इज वेरी सिंपल है 50,000 विल बी द इंटरेस्ट ऑन लोन। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, 10 लाख रुपए ओनर ने जेब से लगाया, जेब से उसमें कितना है उसका खुद का 5 लाख है, सॉरी, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इज 10 lakh, out of which 5 lakh is the owner capital and remaining 5 lakh he took loan from the bank at a rate of interest of 10% per annum। अब कितने टाइम का लोन है वो हमें इतना मैटर नहीं करता, पर हमें ये मैटर जरूर करता है कि जब ये वाला साल खत्म होगा तो उसको बैंक को कितना देना है 50,000। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो, अगर वो 5 लाख रुपए का 10% 50,000 बैंक को दे रहा है तो उसने खुद 5 लाख नहीं लगाए क्या, तो उसका 50,000 खुद का नहीं बनता। जब वो किसी बाहर वाले को 10% दे रहा है तो वही पैसा अगर वो किसी बाहर वाले को देता जो उसने बिजनेस में डाल दिया तो वो उसको 10% का रिटर्न देता, पर क्या अब उसको मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। पर क्या उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वो पैसा उसने खुद लगाया। तो एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उसके खुद के पैसे पे बनती है, और एक है इंटरेस्ट ऑन लोन जो उसको देना पड़ेगा बैंक को। तो एक जो उसके खुद के पैसे हैं वो भी 5 लाख उसने लगाए और बाहर से उसने लोन भी 5 लाख का लिया, तो जो इम्प्लिसिट साइड है उसमें जी हम कितना अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जी 5 लाख रुपए उसने अपनी जेब से लगाए। अगर मैं बोलूँ 5 लाख रुपए का 10% उसका बनता है, इट इज़ 50,000, तो दैट शुड बी हिज इम्प्लिसिट कॉस्ट। बट उसने 5 लाख रुपीज़ का लोन भी तो लिया है, उसमें कितना इंटरेस्ट जाएगा उसका 10%, जो कि अगेन कितना है 50,000। तो वहाँ पर अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना जाएगा जी बैंक में 50,000, दोनों जगह इंटरेस्ट उसका एक साल के बाद 50,000। इसकी एक्चुअल पेमेंट होगी पर इसकी एक्चुअल पेमेंट नहीं होगी, इसकी सिर्फ रिकॉर्डिंग होगी, नोट डाउन करेगा वो। अगली कॉस्ट देखते हैं, बिजली का बिल 2 लाख। बेटा बिजली वाले घर के तो नहीं है, अगर इवन घर के भी हैं तो भी पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी, बिल आपका आएगा। सो ये एक्सप्लिसिट में जाएगी, बिजली कितनी जा रही है जी 2 लाख, 2 लाख रुपए का उनका बिजली का बिल गया है एक साल का। ठीक है जी, एनुअल फिगर्स दे रखी है। अगर एनुअल नहीं दे रखी है, मंथली दे रखी है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, वो 12 महीने की हो जाएंगी, या तो जो इंटरेस्ट निकाल रहे हो उसको आप इंटू 1/12 कर दो तो वो 1 महीने का निकल कर आ जाएगा। मतलब जो डिनोमिनेशंस है बेटा समझो वो सेम होनी चाहिए। मैंने आपको क्या बात बोली, ये सारी फिगर्स एनुअल है, तो सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो इंटरेस्ट निकाल रहे हैं वो भी हम कैसे निकाल रहे हैं, पर एनम। बट अगर आपको बाकी सब फिगर्स मंथली दे रखी हैं तो उन फिगर्स को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो एनुअल हो गई, या फिर इंटरेस्ट को अगर आप इस वाली फिगर को इंटू 1/12 कर दोगे तो वो 1 महीने का हो जाएगा। तो जो बाकी डिनोमिनेशन है वो देख लेना। अगली चीज़ लेबर, बेटा लेबर अगर लेबर तो वैसे बाहर की होगी, घर की तो क्या ही होगी। सो इट विल बी एक्सप्लिसिट, सो इट विल बी हाउ मच 1 लाख जी लेबर को कॉस्ट चली गई। फिर आगे ओनर की सैलरी, ये तो अपना बंदा है, ये तो अपनी सैलरी को रिकॉर्ड करेगा चाहे कितनी मर्जी निकाले, बट ये रिकॉर्ड करी जाती है मोर इंपॉर्टेंटली रेदर देन टेकिंग फ्रॉम द बिजनेस। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ OS मीन्स ओनर सैलरी, आप लोग मत लिखना, फुल फॉर्म लिखना, इट विल बी 2 लाख। ये तो इसका इंटरेस्ट बन गया और ये इसकी सैलरी बन गई। अब उसी खुद की बिल्डिंग पे वो प्रोडक्शन कर रहा है तो उसका रेंट तो वो रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि उसको टैक्स भी सेव करना है, एंड इट इज सपोज टू बी रिकॉर्डेड, फाइन। सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द इम्प्लिसिट साइड एज रेंट ऑन ओन बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का रेंट बन गया जी, क्योंकि वो ओनर की है, कितना रेंट बनता है उसका 4 लाख। ठीक है सर, मशीन पे रेंट दे रहा है, मशीन अब उसकी खुद की नहीं है, मशीन उसने बाहर से बोरो कर रखी है। सो रेंट ऑन मशीन विल बी रिकॉर्डेड ऑन दी एक्सप्लिसिट साइड, क्योंकि ये उसको बाहर वाले को पे करना पड़ेगा, दैट कम्स आउट टू बी 2 लाख। ठीक है जी, अब दोनों तरफ टोटल कर लेना, छोटी छोटी सी फिगर्स हैं। मेरे को आपको सिर्फ ये समझाना था कि हाउ टू इंक्लूड, what cost to be included in implicit and what cost to be included in explicit। अब एक कॉस्ट और होती है जिसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। ये थोड़ी सी ना डिस्प्यूटेड कॉस्ट है, कुछ लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट, कुछ लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट। मेरी नॉलेज में ये दोनों में ही आनी चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों, ध्यान से सुनो। इम्प्लिसिट इसलिए क्योंकि किसी को पेमेंट नहीं हो रही, मशीन आपने खरीदी 10 लाख की, एक साल के बाद वो रह गई 9 लाख की, तो 1 लाख रुपये कम हो गया, तो उस हिसाब से इम्प्लिसिट है क्योंकि आपने इसकी पेमेंट किसी को नहीं करी, रीज़न नंबर 1। एक्सप्लिसिट क्यों है, अगर आपने मशीन ये बेची 8 लाख की अगले साल, तो इसकी वैल्यू कितनी थी 9 लाख, तो आपने 1 लाख रुपए का
नुकसान कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये एक तरीके से एक्सप्लिसिट है, क्योंकि आप उसका नुकसान कर रहे हो कितने का, 2 लाख का, जिसमें 1 लाख डेप्रिसिएशन लग गया और 1 लाख का आपका नुकसान हो गया। अब नुकसान तो चलो अलग है, बट उसमें डेप्रिसिएशन कितनी आपको बियर करनी पड़ी, 1 लाख जो प्रोविजन है। तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि अपनी स्कूल टीचर से इसका पूछ लें। कुछ टीचर जिसको मानते हैं इम्प्लिसिट में, कुछ टीचर इसको मानते हैं एक्सप्लिसिट में। तो जब आप इस चैप्टर का एग्जाम देने जाओगे फाइनल्स में, तो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड एज अ टीचर, आई एम सेइंग कि कंफर्म फ्रॉम टीचर, वरना फिर आप मुझे पकड़ लोगे कि सर आपने इम्प्लिसिट या आपने एक्सप्लिसिट बोला था। गूगल पे सर्च करोगे तो 10 में से 5 साइड्स पे डेप्रिसिएशन इम्प्लिसिट आएगी, 10 में से 5 पे एक्सप्लिसिट आएगी। तो एक बार ज़रा टीचर से कंफर्म कर लो कि उनकी प्रेफरेंस क्या है। क्या वो डेप्रिसिएशन को ऐसे देख रही हैं कि जो अल्टीमेटली एसेट है वो 1 साल के बाद क्या वैल्यू पे स्टैंड करता है, तो वो बोलेंगे इम्प्लिसिट है। बट अगर वो बोलते हैं रीसेल के टाइम पे, तो वो कॉस्ट लॉस हो रही है ना, एक्चुअली वो एक तरीके से अमाउंट जा रहा है, बिजनेस से लॉस हो रहा है, तो वो उस सिचुएशन के हिसाब से एक्सप्लिसिट है। तो वट एवर दे से अकॉर्डिंग टू दैट आप डेप्रिसिएशन को लेफ्ट या राइट जो वो बोलेंगे वहाँ डालोगे। सो आई बिलीव इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जो बच्चे ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट डिफिकल्टी है इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट में, फील फ्री टू आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माय इंस्टा हैंडल। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। हैव अ ग्रेट डे।